नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11-12 विषय जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर है पादपों में श्वसन, जो कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर रहेगा 14 और 12th क्लास में चैप्टर नंबर रहेगा 11 और चैप्टर का नाम है पादपों में श्वसन। ये जो पादपों में श्वसन वाला जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक इससे पिछले वाले वीडियो में जो शुरू किया था वो था किण्वन, और किण्वन के प्रकार हमने जो है स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 2 प्रकार के जो किण्वन हैं उनको हमने जो है पढ़ लिया है। जिसमें पहला जो हमने पढ़ा वो था एल्कोहलीय किण्वन, ये हमने स्टडी कर लिया। और उसके बाद में हमने पढ़ा था लैक्टिक अम्ल किण्वन। और अब जो 2 प्रकार हैं बचे हुए वो हमें आज पढ़ने हैं, जिसमें से तीसरे नंबर पे जो आता है वो है एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन, और ये जो एसिटिक अम्ल किण्वन, ये किण्वन जो है पाया जाता है एक जीवाणु में, और उस जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु में एसिटिक अम्ल किण्वन जो क्रिया होती है। अब ये क्रिया कैसे होती है? पायरुविक अम्ल, और ये जो पायरुविक अम्ल जो है, इस पायरुविक अम्ल से पहले बनता है एसिटेल्डिहाइड। पायरुविक अम्ल से क्या बनेगा? एसिटेल्डिहाइड बनेगा। और पायरुविक अम्ल से एसिटेल्डिहाइड कब बनता है? जब एंजाइम उपस्थित हो। कौन सा? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल से जो है CO2 का अणु क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, और डी कार्बोक्सिलिक एंजाइम की उपस्थिति में ये जो CO2 जो है ये इसमें से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो -CO2। और आप देखोगे पीछे रह जाएगा CH3, CH और O, तो यहाँ बन जाएगा CH3CHO। ये बन गया एसिटेल्डिहाइड। अब इसमें एसिटेल्डिहाइड जो बना है, एसिटेल्डिहाइड, इस एसिटेल्डिहाइड से अब निर्माण होगा किसका? अब एसिटेल्डिहाइड से निर्माण होगा एसिटिक अम्ल का। किसका निर्माण होगा? एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। कैसे होता है? इसमें प्लस H2O माइनस क्या हो जाएंगे? 2H, और यहाँ पे बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड से क्या? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे बन जाएगा एसिटिक अम्ल। अब कैसे बनता है आप देखो। एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CH3CHO। इसमें क्या ऐड हो रहा है? जल का एक अणु जो है वो इसमें जुड़ रहा है, और इसमें से -2H हो जाएंगे। पीछे क्या बच गया? O बच गया। ये O इधर आ जाएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3COOH। तो यहाँ आ जाएगा CH3COOH, और ये बन गया एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किण्वन की जो क्रिया है, ये प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? जीवाणु पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसमें पायरुविक अम्ल से पहले क्या बनता है? एसिटेल्डिहाइड बनता है, और फिर उस एसिटेल्डिहाइड से निर्माण होता है किसका? एसिटिक अम्ल का। फिर इसके बाद में जो 4th नंबर पे जो किण्वन की जो प्रकार जो पाया जाता है, ये क्रिया जो होती है, उसको कहा जाता है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। क्या कहा जाता है उसको? ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। और ये किण्वन की जो क्रिया है जीवाणु पाई जाती है, और वो जीवाणु कौन कौन से हैं? एक तो है जिसको कहा जाता है बेसिलस ब्यूटायरिकस, और दूसरा जो जीवाणु है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस। तो इन दोनों जीवाणु में जो है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन होता है।
अब क्या है, कैसे होता है, इसमें जो पायरुविक अम्ल होगा, इस पायरुविक अम्ल से पहले निर्माण होता है एसिटिक अम्ल का। किसका निर्माण होगा? एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। अब यहां पर इसमें जल का अणु जुड़ेगा, जल का अणु इसमें क्या होगा, जुड़ेगा और माइनस हो जाएगा क्या इसमें, CO2। पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COCOOH। ठीक है, जल के अणु का जुड़ना हो रहा है इसमें और निकलना हो रहा है किसका, CO2 का निकलना इसमें हो रहा है। अब आप देखोगे एसिटोएसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन जाएगा CH2COOH। ये बन गया एसिटोएसिटिक अम्ल। अब जो ये एसिटोएसिटिक अम्ल बना है, एसिटोएसिटिक अम्ल जो बना है, इस एसिटोएसिटिक अम्ल से निर्माण होगा किसका, ब्यूटायरिकस अम्ल का। ठीक है ना, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और माइनस हो जाएगा क्या, जल का अणु। ठीक है, तो एसिटोएसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2COOH। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जुड़ना और एक जल के अणु का इसमें से क्या होना, बाहर निकलना। ये जल का अणु इसमें से बाहर निकल गया। अब ये CH3, 2 हाइड्रोजन इसमें आकर के यहाँ जुड़ जाएंगे तो CH2, 2 और आकर के जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर भी CH2 और COOH। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये COOH और ये निर्माण हो गया कौन से अम्ल का, ब्यूटायरिक अम्ल का। कौन से अम्ल का, ब्यूटायरिक अम्ल का इसमें निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है किण्वन के बारे में पढ़ा और किण्वन के 4 प्रकार जो हमने पढ़े, उनमें से पहला प्रकार था एल्कोहलीय किण्वन, दूसरा प्रकार है लैक्टिक अम्ल किण्वन और तीसरा प्रकार है एसिटिक अम्ल किण्वन और चौथा प्रकार जो है वो है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। तो एसिटिक अम्ल किण्वन जो क्रिया है ये कौन से जीवाणु पाई जाती है, ये पाई जाती है एसिटोबैक्टर एसिटाइम में। इस प्रकार की किण्वन क्रिया में पहले पायरुविक अम्ल से क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड बनता है और उसके बाद उस एसिटेल्डिहाइड से निर्माण होता है किसका, एसिटिक अम्ल का। फिर ब्यूटारिक अम्ल किण्वन जो क्रिया है ये भी जीवाणु में होती है। जीवाणु के नाम क्या है, बेसिलस ब्यूटायरिकस और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस। इस किण्वन प्रक्रिया में पहले पायरुविक अम्ल से क्या बनता है, एसिटोएसिटिक अम्ल और उसके बाद एसिटोएसिटिक अम्ल से निर्माण होता है कौन से अम्ल का, ब्यूटारिक अम्ल का। फिर टॉपिक आता है श्वसन व किण्वन में अंतर। अब श्वसन और किण्वन में क्या अंतर है, ठीक है। तो श्वसन और किण्वन में जो अंतर पाए जाते हैं उनको हम इसमें पढ़ते हैं। तो श्वसन और किण्वन में मुख्य जो अंतर आते हैं वो अंतर क्या क्या है हम देखेंगे। इसमें एक तरफ हम लिख देते हैं श्वसन और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं किण्वन। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो आप समझेंगे। श्वसन की जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, जबकि किण्वन की जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि किण्वन क्रिया किस में होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है। किण्वन क्रिया में जो है किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है।
ठीक है। श्वसन क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक है, जबकि किण्वन क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। आपको अगर ज्ञात हो तो मैंने आपको बताया था कि बुकनर ने यीस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम को पृथक किया था और उसके बाद में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहलिक किण्वन का अध्ययन किया था, और बुकनर ने ही बताया था कि किण्वन की क्रिया जो है जाइमेज की उपस्थिति में हो सकती है, अतः किण्वन क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो दूसरा जो अंतर आ गया श्वसन में जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। जीवित कोशिकाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसमें किण्वन में जो है जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। फिर यहां पर श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब यहां पर श्वसन क्रिया में जो अंतिम उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं? इसमें अंतिम उत्पाद CO2 H2O बनते हैं। और इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? इसमें अंतिम उत्पाद अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल CO2 का निर्माण होता है। और ध्यान रखिएगा कि किण्वन क्रिया में H2O का निर्माण नहीं होता है। H2O नहीं बनता है। ठीक है। इसके साथ में जो श्वसन क्रिया होती है इसमें उच्च ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि इसमें किण्वन में निम्न ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से श्वसन और किण्वन में जो मुख्य अंतर पाए जाते हैं वो अंतर क्या है? श्वसन क्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि किण्वन क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। श्वसन क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, जबकि किण्वन क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं को होना आवश्यक नहीं होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। श्वसन क्रिया में अंतिम उत्पाद जो है CO2 H2O बनते हैं, जबकि इसमें अंतिम उत्पाद अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल और CO2 का निर्माण होता है। और किण्वन क्रिया में जो है H2O का निर्माण नहीं होता है। श्वसन क्रिया में उच्च ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि किण्वन क्रिया में निम्न ऊर्जा का निर्माण होता है। नोट कीजिएगा आप इसको। अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है श्वसन एक एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है या उभयचयी प्रक्रिया है। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? श्वसन एक उभयचयी प्रक्रिया है। ठीक है। अब श्वसन एक उभयचयी प्रक्रिया है, ये कैसे है इसको हम समझेंगे। श्वसन क्रिया जो हम पढ़ते हैं उस श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? एक तो होता है अपचय और एक होता है उपचय।
अपचय का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि इसमें जो है विघटन क्रियाएं भी होती है और साथ साथ में उपचय का मतलब होता है कि इसमें संश्लेषण क्रिया भी होती है। तो विघटन क्रिया और संश्लेषण क्रिया दोनों साथ में चलती है, ठीक है ना। विघटन क्रिया भी होती है और साथ में कौन सी क्रिया होती है, संश्लेषण क्रिया भी होती है। इस वजह से श्वसन जो है, इस श्वसन को एक उभयचयी या कह सकते हैं एम्फीबॉलिक, क्या कह सकते हैं इसको, एम्फीबॉलिक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन जो है एक उभयचयी या एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अपचय और उपचय यानी विघटन क्रियाएं और संश्लेषण क्रियाएं दोनों साथ में होती है। इस वजह से श्वसन को उभयचयी या एम्फीबॉलिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब इसका प्रारूप क्या है, कैसे समझाया जाए, इसको हम देखिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्वसन जो क्रियादर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम बॉक्स बनाते हैं, ये ऐसे बॉक्स बना लिया और बीच में एक लाइन बना ली। ऊपर वाला हिस्सा कोशिका द्रव्य को और नीचे वाला हिस्सा जो है ये प्रदर्शित करता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो गया कौन सा, कोशिका द्रव्य का, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, और नीचे की तरफ जो ये दे रखा है ये क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आप देखें एक तरफ मैं लिख देता हूं वसा, यहां लिख दिया मैंने कार्बोहाइड्रेट और यहां लिख दिया मैंने प्रोटीन, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से क्या, ग्लूकोज, तो ये हो गया ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कौन सी क्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल जो बनता है ये पायरुविक अम्ल बनता है कौन सी क्रिया द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा। वसा का जब विघटन होता है तब बनता है वसीय अम्ल, क्या बनेगा, वसीय अम्ल, और साथ में बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। और यही ग्लिसरॉल जो है इसे PgAl, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और आगे चल करके बनता है क्या, पायरुविक अम्ल। प्रोटीन का विघटन होता है तो प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनेगा, प्रोटीन के विघटन से अमीनो अम्ल बनेगा, और इस अमीनो अम्ल से क्या बन रहा है, पायरुविक अम्ल। अब ये पायरुविक अम्ल जो है बनने के बाद में किस में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते ही इससे बनता है क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये अमीनो अम्ल जो है, प्रोटीन से जो अमीनो अम्ल बने ये भी पार्टिसिपेट करेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए के निर्माण के लिए। वसीय अम्ल जो होता है ये भी भाग लेता है एसिटिल कोएंजाइम ए के निर्माण के लिए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है जिसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र, उस क्रेब्स चक्र में चला जाएगा। और क्रेब्स चक्र में जाने के बाद में हम देखेंगे इससे H2O बाहर निकलता है, साथ में इसमें से CO2 भी बाहर निकलती है, और ऊर्जा अणु बनते हैं जैसे NADH2 और FADH2। और ये NADH2 और FADH2 ये चले जाते हैं ETS में, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर के इनसे निर्माण होता है किसका, ATP का। किसका निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमने श्वसन क्रिया के बारे में जो समझा कि श्वसन एक जो है उभयचयी प्रक्रिया है। क्यों है उभयचयी प्रक्रिया, एम्फिबोलिक प्रक्रिया क्यों कहा? क्योंकि इसमें अपचय और उपचय यानी विघटन और संश्लेषण क्रियाएं चलती रहती है। और ये जो श्वसन जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में आप देखेंगे श्वसन क्रिया दर है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, और इनका विघटन हुआ। जैसे वसा का विघटन होने पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना। यहाँ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल बनाता है। प्रोटीन के विघटन से अमीनो अम्ल बना, अमीनो अम्ल से भी क्या बन रहा है? पायरुविक अम्ल। ग्लिसरॉल से फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और आगे होने वाली क्रियाओं के द्वारा क्या बन गया? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल बनने के बाद में एंटर कर गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में मध्यवर्ती जो क्रिया होती है उस मध्यवर्ती क्रिया के द्वारा, योजक क्रिया के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण हो गया। एसिटिल कोएंजाइम ए के निर्माण में वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल ये दोनों भी भाग लेते हैं। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए चला जाता है क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र में जो है ऊर्जा अणु जैसे NADH2 और FADH2 का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। और वो ऊर्जा क्या होती है? ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नोट कीजिएगा आप इसे।